राहुल गांधी अब राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं। भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, नकारात्मक राजनीति को बल देते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। इनका एक ही काम हो गया, झूठ बोलो, भय और भ्रम फैलाओ, भारत को बदनाम करो, मोदी विरोधी राजनीति करो और देश जो विकास कर रहा है भारत को दुनिया भर में बदनाम करो। अगर भारत की इकॉनमी सबसे तेज़ी से बढ़ती है तो उसको डेड इकॉनमी बोलते हैं। इंडिया एआई समिट, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है, बहुत सफल समिट हुई, वहाँ पर शेमलेस और शर्टलेस नंगा नाच करके अभद्र प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी जी की राजनीति क्या विदेशों से तय हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी विदेशियों का एजेंडा चला रही है? क्या अंकल सैम और सोरोस के कहने पर यह पार्टी अब चल रही है? क्या भारत के प्रतिद्वंदी देश उनका सहयोग अब कांग्रेस पार्टी कर रही है? चंदा राजीव गांधी फाउंडेशन में लेना और फिर चीन के गुणगान गाना। यही नहीं, आज राहुल का मतलब क्या हो गया है? आर से रार, ह से हुड़दंग और ल से लफंगई। क्या यही उत्तर हो, क्या ये बन गया है? जग हंसाई हो रही है कि क्या ये नेता प्रतिपक्ष हैं? ये एलओपी, लीडर अपोजिंग पार्लियामेंट, और एलओबी, लीडर अपोजिंग भारत। पार्लियामेंट में महिला सांसदों को भेजकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट का घेराव करना, ये किस तरह की राजनीति राहुल जी की? भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी मंचों पर जाके बयान देना और अब एक के बाद दूसरा झूठ बोल के अनर्गल राजनीति, अफवाहें फैलाना, यही काम हो गया। कांग्रेस अराजकता, अफवाह और दंगा फैलाने का हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि भारत जो तेजी से बढ़ने की अर्थव्यवस्था और डिरेल हो जाए। राहुल गांधी का भारत विरोधी प्रोपेगेंडा ना ये सफल हुआ है ना होगा। भाजपा विरोध, मोदी विरोध और अब भारत विरोध, यही उनका काम हो गया है। भारत के संवैधानिक संस्थाओं का विरोध, ये एक तरह से संवैधानिक संस्थाओं से नफरत, भारत के नागरिकों से नफरत और अब भारत से नफरत, यही राहुल गांधी का एजेंडा है। राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। झूठ बोलना और केवल नकारात्मक राजनीति करना अब उनका रोज़ का पेशा हो गया है। जो लोग उनको प्रेस नोट लिख के देते हैं, बयान देते हैं, वो कौन है और उनकी सोच क्या है और किस एजेंडे पे कांग्रेस चली, अब देश को पता चल गया है। यूएस ट्रेड डील को भी शर्मनाक बता रहे हैं। मैं तो पहले कह रहा हूं कि किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े। कांग्रेस के समय में भारत लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे 12 साल भ्रष्टाचार मुक्त शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनाई है, तो कांग्रेस को ये हजम नहीं हो पा रहा और बिन सत्ता के कांग्रेस ऐसे तड़प रही जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है। तो बार बार बयान, बार बार प्रदर्शन, बार बार भारत को बदनाम करना, ये कांग्रेस की बौखलाहट, लड़खड़ाहट और चटपटाहट ये स्पष्ट दिखाती है कि भारत के बढ़ते कदम कांग्रेस को पसंद नहीं, क्योंकि तो इनको अपने उन मित्र देशों की मदद करनी है जो भारत के प्रतिद्वंदी हैं। आज एक एयर एम्बुलेंस का दुखद हादसा सामने आया है, 7 लोगों की डेथ हुई। बहुत दुखद घटना है और हम तो यही चाहेंगे कि जो दुर्घटना हुई उसकी जांच भी हो। हिमाचल आप आए हैं, वॉलीबॉल का उद्घाटन आप एक करेंगे, किस प्रकार से हिमाचल का भविष्य जो है स्पोर्ट्स में आप? वॉलीबॉल बहुत ही लोकप्रिय खेल भी है और हम सब के लिए गर्व की बात तो ये है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से हैं, वीरेंद्र कंवर जी, जो पूर्व मंत्री भी हैं, और इस लोकप्रिय खेल को और लोकप्रिय बनाने के लिए और गांव-गांव तक पहुंचाने के लगातार प्रयासरत हैं।
स्टेट लेवल मीट का आज शुभारंभ होने जा रहा है। सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं पर राज्य की सरकार से निवेदन भी करना चाहूँगा कि हिमाचल में कोचेस नहीं हैं, खेल का आधारभूत ढांचा नहीं है, बहुत कम है। आप कुल मिलाकर कोचेस की संख्या निकालेंगे, जो परमानेंट कोचेस हैं वो शायद 20 भी नहीं हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल मिलाकर शायद 60 भी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप कल्पना करिए, इतने खेलों में कई खेल तो होंगे जिनका एक कोच भी नहीं है, कईयों का मुश्किल से एक ही कोच है, और प्रदेश में खेलों का बजट वो भी ना के बराबर है, केवल सैलरी देने के लायक है। तो हिमाचल में खेल बढ़ावा कैसे मिलेगा? इसके ऊपर हिमाचल सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए और हिमाचल के खिलाड़ी भविष्य में मेडल जीते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं नए कोचेस की नियुक्ति और कम से कम 200 कोचेस की नियुक्ति हिमाचल सरकार को करनी चाहिए और खेलों का बजट भी कम से कम 5 से 7 गुना बढ़ाना चाहिए। कांगड़ा घाटी रेल जो है काफ़ी लंबे समय से बंद थी, उसका जो है सिक्योरिटी ट्रायल आज से होने जा रहा है सर, उसको कैसे देखते हैं? और ब्रॉड गेज की भी इसकी लगातार मांग उठती रही है, उसको लेकर किस तरह के प्रयास होंगे? देखिए, पुल के टूटने से आवागमन हमारा प्रभावित हुआ और जो हमारी एक बड़ा लिंक उसका भी नुकसान हुआ। हमने बार बार इस मुद्दे को रेलवे विभाग से उठाया और उन्होंने 24-25 तारीख को इसको करने के लिए कहा था, जो मैंने मीडिया के माध्यम से जानकारी भी दी। आज वो हो भी जाएगा और उसके बाद शुरू हो जाएगा। जो समय इसलिए लगा क्योंकि पुल भी बड़ा है और थोड़ा समय लग गया, लेकिन पूरा काम हो गया है। अब स्थानीय क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एनसीपी के एमएलसी हैं अमोद मित्सरी, उन्होंने एक नया विवाद छेड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश जो है और राजीव गांधी की हत्या दोनों में समान पाए हैं। क्या ये एक सेल्फ बॉम्बर था? मुझे लगता है हमें जो जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट आने देनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मीडिया में ना मैं कोई उचित व्यक्ति हूं जो इस पे उत्तर दे, संबंधित विभाग को इस पे अपनी बात कहनी है, लेकिन मुझे कहना है कि किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप बिना आधार के, बिना सबूत के, बिना तथ्यों के उचित नहीं है। जांच चल रही है, रिपोर्ट आएगी, आप जानकारी मिलेगी। आप तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए के शासनकाल में बिहार में 21 साल में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम होगी। मुझे लगता है उनको आंकड़े फिर जांच लेने चाहिए। आपने लालू जी की सरकार में गरीब और गरीब हुआ था, जबकि यहाँ पे बहुत सुधार एनडीए की सरकार में बिहार में हुआ है और उसके आंकड़े किसी से छिपे हुए नहीं हैं। कई गुना ज़्यादा आय बिहार के लोगों की बढ़ी तो एनडीए की सरकार में बढ़ी। सड़कें भी बढ़ी, सुविधाएं भी बढ़ी, संसाधन भी बढ़े और आय भी बढ़ी। एक लीडरशिप ड्राइव आपने शुरू किया था, किस तरह का रिस्पांस सामने आ रहा है? बहुत शानदार रिस्पांस युवा चेंज मेकर्स का हिमाचल में आया है। अब तक कुछ ही दिनों में 5,500 से ज़्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन yuva-changemakers.com पे जाके की है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लीडरशिप फेलोशिप के लिए युवाओं को मौका मिलेगा पॉलिसी मेकिंग में, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ काम करने के लिए, योजनाओं को लागू करने के लिए और अलग अलग एनजीओज़ के साथ काम करने के लिए भी, ताकि वो हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सके, नए सेवा के आयाम स्थापित कर सके और पॉलिसी मेकिंग एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इन दोनों पे उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का 1 लाख युवाओं का राजनीति में आगे लाने के लिए एक नई सोच, उसको हमने आगे बढ़ाया है। हिमाचल से शुरुआत की है, अब अलग अलग राज्यों से डिमांड आ रही है कि वहाँ पे भी युवा चेंज मेकर्स की शुरुआत की जाए। अखिलेश यादव जी का बयान स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को फिर नकार रहा है और पोचिंग की तैयारी समाजवादी पार्टी जो कर रही है, अखिलेश यादव जी की दाल गलने वाली नहीं है। अब उनकी अपनी क्षमता तो 100 एमएलए जिताने की नहीं रही, इसलिए कहते हैं 100 एमएलए लाओ। मैं यही कहूँगा कि दूर के ढोल सुहावने।
सर बजट सत्र के दौरान विपक्ष का सामना न करने और प्रधानमंत्री की आंखों में डर होने के राहुल गांधी के बयान को आप कैसे देखते हैं सर? क्या बयान दिया? कि जो प्रधानमंत्री है वो डर के साए में है सर, वो डरते हैं, उनका ये कहना है राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी का ओछा प्रदर्शन, संसद में कांग्रेस ने महिला सांसदों को जिस तरह से आगे करके प्रधानमंत्री जहां पर बैठते हैं उनकी कुर्सी के पास जैसे घिराव किया, वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस किसी भी हरकत के साथ लोकतंत्र को और सदन को शर्मसार करना चाहती है। वो सदन चलने नहीं देना चाहती और चर्चा में भाग नहीं लेती, तथ्य और तर्क से भागती है। और राहुल गांधी जी का केवल ये बयान देना, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करना, कभी एटम बम फोड़ने की बात करना, कभी न्यूक्लियर बम फोड़ने की बात करना, कभी डराने की बात करना, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को गहरा चिंतन करना चाहिए कि राहुल गांधी जी को ये कागज लिख के कौन देता है जो भाषण देते हैं? कौन है वो लोग जो फोड़ने की बात करते हैं, डराने की बात करते हैं? वो कभी विकास की, कभी भारत के बढ़ते कदमों की बात ही नहीं करते। ये सोच नेगेटिव और नकारात्मक जो है, यही कांग्रेस पार्टी को किसी दिन ले डूबेगी। सर प्रदेश की कांग्रेस सरकार बार बार आरोप लगा रही है कि 500 करोड़ की मदद नहीं आई, आरजेडी का एक नया अध्याय लिख दिया गया हिमाचल में, किस प्रकार से? हिमाचल की सरकार पूरी तरह विफल हुई। जो कुप्रबंधन हिमाचल में हुआ है उसके कारण आज हिमाचल में एक गहरा संकट छाया है, जो कर्ज का भी है और हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आधारभूत ढांचा खड़ा होता है, जिससे बड़े सड़कें हों, हवाई अड्डे हों, रेलवे लाइन हो, अस्पताल हों, शिक्षा के केंद्र हो, नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि हिमाचल की सरकार उनके ऊपर पैसा ही नहीं खर्च कर रही। पैसा क्यों नहीं खर्च कर पा रही? क्योंकि हिमाचल को कर्जे में डुबा दिया है। मात्र 3 सालों में 35-40 हज़ार करोड़ रुपया कर्ज लेकर किसकी मौज हुई है, आज हिमाचल का बच्चा बच्चा जानता है। और यही नहीं, आरडीजी पर जितना मर्जी गुमराह करने का काम मुख्यमंत्री कर ले, इनकी टीम कर ले, उसका कोई लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है कि कुप्रबंधन हुआ है, फंड्स का सदुपयोग नहीं हुआ है और ये दुरुपयोग के कारण आज हिमाचल उसकी सज़ा भुगत रहा है। और हमने पहले भी कहा मुख्यमंत्री जी से और हिमाचल की सरकार से कि आइए दिल्ली, जैसे तेलंगाना की हमने मदद की है, हिमाचल की मदद करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अहंकार या फिर केवल राजनीति करना, इससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। हिमाचल को केंद्र की सरकार ने ग्रांटीनेट, टैक्स डेवोल्यूशन में और सेस की, जो स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें कुल मिलाकर 1,60,000 करोड़ रुपया ज़्यादा दिया है कांग्रेस के 10 साल के मुकाबले।